हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास। यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वो सब बातें कवर करते हुए हम आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो डेली सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 28 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, वो भी आप करेंगे। जितने भी आज तक सुप्रभात सीरीज की क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, मोज एटसेट्रा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज हैं वो या तो द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा पब्लिश की गई होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज की तरफ। EAM जयशंकर अर्ज सेफ्टी फॉर इंडियन प्रोजेक्ट इन मीटिंग विद म्यांमार फॉरेन मिनिस्टर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ बैठक में भारतीय परियोजनाओं की सुरक्षा का आग्रह किया। डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो ऑफर टू हेल्प म्यांमार रिटर्न टू पाथ ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। डॉक्टर जयशंकर ने म्यांमार को लोकतांत्रिक परिवर्तन के रास्ते पर वापस लौटने में मदद की भी पेशकश की। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर म्यांमार के लिए कह रहे हैं कि उन्हें लोकतंत्र की तरफ लौट जाना चाहिए। तो क्या वहां पर लोकतंत्र नहीं है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। वहां पर अभी लोकतंत्र नहीं है क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो गया था कुछ समय पहले। ठीक है, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली। अब जब बात करते हैं इस तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अवैध रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथिया लेना। तो ये सैन्य तख्ता पलट का क्या मतलब हुआ? तो सेना ने कर दिया था ये तख्ता पलट, वहां की सरकार को हथिया लिया। अब जैसे बात करते हैं इस म्यांमार के बारे में, यहां पर भी क्या था, अंग्रेजों का शासन था। 1948 में ब्रिटिश शासन से इसे स्वतंत्रता मिली थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक यानी 2024 तक कितनी बार तख्ता पलट हो चुका है? वहां पर 3 बार हो चुका है। इसी बात को लेकर हमारे एस जयशंकर ने कहा था कि वो मदद करेंगे अगर आप लोकतांत्रिक दृष्टि से आगे चलना चाहते हो तो।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर met with Myanmar's foreign minister U Than Shiv on June 26। तो वो वहाँ के किसके साथ मिले? विदेश मंत्री के साथ भी मिले और साथ में म्यांमार के उप प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ ये मिले। तो ये पॉइंट आपको कवर हो जाना चाहिए। और बात करते हैं ऐसा क्या कोई स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किया था? तो नहीं। 19वीं एशियाई सहयोग वार्ता के लिए तेहरान जाते समय वो दिल्ली से गुजर रहे थे, इसी वजह से क्या है इनकी ये मुलाकात हुई। यह बैठक हमारे लिए किस मायने में महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये म्यांमार में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा परिदृश्य की पृष्ठभूमि में हुई थी, जहां पर सैन्य शासकों को जातीय सशस्त्र संगठनों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी वहां पर हिंसात्मक घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनके बारे में आपने भी देखा होगा। इस बैठक के दौरान हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि म्यांमार में जो हिंसा जारी है, जो भी अस्थिरता फैली हुई है, उस अस्थिरता से हमारी सीमा पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। उस प्रभावों के बारे में जो चिंता थी, उस चिंता के बारे में भी उन्होंने चर्चाएं की। भारत किस प्रकार से इस स्थिति से निपटेगा और जितने भी एक मध्यस्थता के रास्ते निकल सकते हैं उनके बारे में बातें हुई। और विशेष रूप से जो अवैध रूप से यहाँ पर नशा या फिर हथियार आते हैं, मानव की तस्करियां की जाती हैं, वो जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी बातें हुई। ठीक है, तो पहले आप इस म्यांमार के बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे पहले आप ये फोटो देख सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तख्ता पलट की थोड़ी सी कहानी क्या रही थी। पहले आप ये मैप देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत और आप भारत के इस पूर्वी दिशा में देख पा रहे होंगे म्यांमार, जिसे प्राचीन समय में ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था और उससे भी पहले इसे हम ब्रह्म देश के नाम से जानते थे। और ये कभी हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत थी, उन्होंने फिर इस ब्रह्म देश को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जो मैंने आपके लिए बनाया है। जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेदों अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। पहला पॉइंट पढ़ के देखो। अंग्रेजों ने वर्ष 1935 में ब्रह्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। 1935 में ब्रह्मा भारत से अलग हो गया, उससे पहले ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। म्यांमार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। आप कहेंगे जी नहीं, ये दक्षिणी पश्चिम में स्थित नहीं है। तो फिर कहाँ पे है? ये तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया में अवस्थित एक ये देश है। डायरेक्शन के हिसाब से आप यहां पर देख लीजिए इस मैप में। तो ये अगर आप ऐसे मैप बनाएंगे और एशिया के दक्षिण में तो हमारे भारत वाले देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये तो किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं। इसका नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षेश, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसमें तो किसी प्रकार से इस ब्रह्म देश का यानी कि इस म्यांमार का नाम नहीं है। तो ये कौन से संगठन का हिस्सा है? तो ये तो आसियान का हिस्सा है। आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है? साउथ, और इसका मतलब क्या होता है? एशियन, यानी कि साउथ एशिया का जो संगठन बना हुआ है जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, उसका ये सदस्य देश है। अगर आप बी ऑप्शन के बारे में पढ़ें तो इसमें लिखा है दक्षिणी पश्चिमी। तो पश्चिम में तो नहीं है, ये दक्षिणी पूर्वी में है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो एक संगठन बना हुआ है आसियान, उसका भी ये सदस्य देश है, आपको पता होना चाहिए।
म्यांमार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी नहीं, यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। तो फिर कौन सी भाषा है यहाँ की? यहाँ की भाषा का नाम है बर्मी। तो तीसरा पॉइंट हो गया गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा। इसे कई बार आप पढ़ेंगे किसके नाम से? नेपिदा के नाम से। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो सेम रहेगी। अब अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन 1 और 4 यानी कि बी ऑप्शन टिक किया होगा, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। यहां पर आप इस म्यांमार के बारे में देख लीजिए, ये रहा म्यांमार का राष्ट्रीय ध्वज और राजधानी क्या है इसकी? नेपिदा। और ये म्यांमार संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है, और इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 19 अप्रैल 1948 को म्यांमार यूएन का सदस्य बना, जिसे प्राचीन समय में ब्रह्म के नाम से जाना जाता था, या फिर उससे पहले हम इसे ब्रह्मदेश के नाम से जानते थे। 1935 से पहले ये हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे हमसे अलग कर दिया। और इस ब्रह्मदेश की यानी कि म्यांमार की बात की जाए तो इसके साथ में कौन कौन से यानी कि बाउंड्री लगती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका थाईलैंड, ये एक अलग देश है। लाओस की बाउंड्री भी इसके साथ लगती है, और चीन की बाउंड्री भी लगती है। बांग्लादेश जो है ना, वो उसकी भी बाउंड्री इसके साथ लगती है। और हमारा भारत तो है ही, फिर भारत के इसके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप और चेक कर लीजिए। और जब बात करें इस म्यांमार के बारे में, यहाँ पर मुख्यतः कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म यहाँ पर क्या है? मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस देश में कई जातीय समूह भी बने हुए हैं, जिनमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं, और ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहां हम तख्ता पलट की बात कर रहे थे, उस तख्ता पलट से लोकतांत्रिक सरकार बनने की दिशा में भारत इनकी मदद करेगा, ऐसा कहा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो जैसे बात करते हैं इस म्यांमार में कैसे तख्ता पलट हुआ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है ना, उनको एक लोकतांत्रिक दृष्टि से एक निर्वाचित हुए थे, ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आन सान सू की को हिरासत में ले लिया गया, और यहां पर फिर क्या किया गया? 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लगा दिया गया था। और बाद में आपको पता है यहाँ पर ये हमें तख्ता पलट देखने को मिला। और जब बात करते हैं आंग सान सू की, ये कौन सी पार्टी के हैं? एनएलडी पार्टी है। वहां पे एनएलडी की फुल फॉर्म है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 2015 में जब चुनाव हुए थे, उन 2015 के चुनावों में एनएलडी के आंग सान सू की नेता जो हैं उनकी जीत हुई। देश का पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था ये, जिसमें कई दलों ने हिस्सा लिया। इन चुनावों के बाद यह उम्मीद जगी थी कि म्यांमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका था, लेकिन ये क्या है, उम्मीदें खरी नहीं रहीं। और बाद में फिर क्या है, तीसरी बार भी तख्ता पलट हो गया, और इनको फिर क्या है, यहाँ से हिरासत में ले लिया, और यहाँ पर सैन्य का कब्जा हो गया। अब यहाँ पर हमें कई प्रकार की जो हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती ही हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सेंगोल फाइंड्स प्रोमिनेंस इन पार्लियामेंट अमिड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। समाजवादी पार्टी कॉल्स इट राजा का डंडा। अब ये जो सिंगोल है, इसके बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। ये जो सिंगोल है, इसको कहां पर किया गया था? हमारे संसद के नए ये जो सदन बने हैं,
उनमें से लोकसभा का जो सदन है उसमें इस सिंगोल को रखा गया। अभी ये फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये तो राजा का डंडा है। बीजेपी लीडर सी आर केशवन ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए, इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए और ये बड़ा ही विचित्र इन्होंने ये बयान दिया। सिंगोल फाउंड इट्स प्रोमिनेंस इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे। इसी को लेकर एक अलग सा माहौल बना लोकसभा में। नई दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में ये सिंगोल स्थापित किया था। और ये बात कब की है? ये बात है 28 मई 2023 की। अब फिर से आपको पता है 18वीं लोकसभा का गठन हाल ही में हुआ है और इस 18वीं लोकसभा के सदन के नेता के रूप में किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका कौन निभाएंगे? तो नाम आएगा राहुल गांधी का। और पिछले 2 प्लान से कोई भी विपक्ष का नेता था नहीं, क्योंकि 543 सीटों में से कम 55 सीटों वाली जो पार्टी है वही अपना कोई भी व्यक्ति विपक्ष का नेता बना सकती है। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी ने 55 या फिर 55 से ज़्यादा सीटें नहीं जीती थी। अब थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं लोकसभा की। अब ये विपक्ष के नेता बनने के काबिल हैं। राहुल गांधी इसमें अब विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। अब थोड़ा सा जैसे ये जो 18वीं लोकसभा का ये सत्र जैसे ही शुरू हुआ है, इस 28 मई 2023 को स्थापित किए गए सिंगोल के बारे में बातें चल पड़ी है कि ये तो क्या है, एक राजा का डंडा है। हमारा एक श्री चौधरी हैं, उनका कहना है कि जो हमारा संविधान है वो डेमोक्रेसी का सिंबल है, लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने संसद में इस सिंगोल को स्थापित किया। सिंगोल का अर्थ होता है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा। रियासती व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर भारतीय संविधान से? मैं ये मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से इस सिंगोल को हटाया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मिस्टर चौधरी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर से एक माहौल बना है इस सिंगोल के खिलाफ। तो थोड़ा सा आप इस सिंगोल के बारे में जान लीजिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भारत के नए संसद भवन में प्रतिस्थापित किए गए सिंगोल को अतीत में किस साम्राज्य में सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? जल्दी से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना चोल साम्राज्य, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। चोल साम्राज्य के समय सेंगोल सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ का प्रतीक माना जाता था। जब हम बात करते हैं चेर साम्राज्य की या फिर चोल साम्राज्य की, जब आप इतिहास कवर करते हुए एक सीरीज पढ़ा करते हैं और उसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? संगम काल बोलते हैं। ऐसा काल, ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान कई संगम हुए, कई बैठकें हुई, उस संगम काल में हम चोल वंश के बारे में बातें कवर करते हैं, पांड्य राज्य के बारे में बातें कवर करते हैं और चेर राज्य के बारे में बातें करते हैं। तो चेर, चोल, पांड्य राज्य संगम काल के राज्य माने जाते हैं। हालांकि चोल साम्राज्य का अस्तित्व कुछ न कुछ समाप्त हो ही गया था, लेकिन 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास इसका दोबारा से उद्भव हुआ। ठीक है, और इसी चोल वंश के ही राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को जीता। इसी चोल वंश के राजा थे जिन्होंने नेवी का विकास किया। ठीक है ना, और आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
जब हम बात करते हैं इस शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य के क्या हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। और इन्होंने बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और बाद में शुंग वंश की स्थापना की, और ये शुंग वंश ब्राह्मणवादी वंश कहलाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने कई बार क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये पॉइंट आपको कवर होना चाहिए। जब हम गुप्त वंश की बारे में बात कवर कर रहे होते हैं, तो गुप्त वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके संस्थापक कौन थे, तो नाम आता है श्रीगुप्त का। इसमें बहुत से शक्तिशाली राजा हुए, जैसे समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना। तो ये इसी गुप्त वंश के ही थे। गुप्त वंश को हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पार्लियामेंट सेशन डे 4 हाइलाइट्स एमिड नीट यूजी रो, प्रेसिडेंट मुर्मू एश्योर गिल्टी विल बी पुनिस्ड। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपको पता है लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका और राज्यसभा का सत्र भी कल ही शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, अध्यक्ष कौन बने हैं, ओम बिरला बने। ओम बिरला के बनते ही 27 जून 2024 को यानी कि कल ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ओम बिरला कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब इस संयुक्त अधिवेशन में प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि ये जो पेपर लीक की बात हो रही है, इस पेपर लीक में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। और साथ में एक बात यहां पर और लिखी है, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ राज्यसभा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इनको क्या किया गया है, राज्यसभा का सदन का नेता नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसमें शायद मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया हो। हाँ, संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहे हैं, संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जल्दी जल्दी से बताएंगे कमेंट में कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 108, तो आपने इसमें बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 108 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, उसमें अभिभाषण दे सकते हैं। अब यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने गए हैं, ओम बिरला। और ये ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल है। और उससे ही अगले दिन संयुक्त ये बैठक बुला ली गई। इस बैठक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 118(4) में यह कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अगर संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो इसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति यहां पर ये काम संभालेंगे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है इसमें 118(4) में कही गई हैं।
ठीक है। बाकी जैसे बात करते हैं 110 में क्या कहा गया है, कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में बातें कही गई है, धन विधेयक। और ये कौन बताएगा फाइनली, तो लोकसभा के द्वारा ये बताया जाएगा। और इसका फाइनल डिसीजन किसके हाथों में होता है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में होता है। तो वही बताते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है ना। ये किस में कहा गया है, 110 में कहा गया है। तो ये पॉइंट कुछ हैं जो आपको पता होने चाहिए, किसी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जेपी नड्डा जो हैं उनको क्या बना दिया गया है, अब राज्यसभा का सदन का नेता बनाया गया। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने दोनों अधिवेशन के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और ये कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद में राज्यसभा की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई। और राज्यसभा का कौन सा सत्र शुरू हुआ है, ये 264वां सत्र शुरू हुआ है। 264वां सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो इस राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने ये बताया, ये घोषणा की कि अब हमारे राज्यसभा के सदन के नेता कौन रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे। और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। और इसके अलावा आप बताइए कि इनको कौन सा एक और कार्यभार सौंपा गया है केंद्र में, जल्दी से बताना है आपको। चलिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे, ये भी आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, आपको पता है। ये कौन से नंबर के अध्यक्ष चुने गए, ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन डी तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। 11वें अध्यक्ष हैं ये बीजेपी के। अब आपका इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक यूट्यूब पे हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस कक्षा का ये पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ। नाम से ही पता चल रहा है, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज किस प्रकार से ये हमारा दिन 28 जून महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हम बातें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जयंती उसके बाद में देखेंगे, और फिर देखेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, ठीक है। तो चलिए, ये कौन है, ये हमारे एक बेहतरीन एथलीट हुए हैं जिनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। इनके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, पूछेंगे, रुकिए जरा। मरियप्पन थंगावेलु, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 28 जून 1995 को। कहाँ पे जन्मे ये, मूल रूप से तमिलनाडु के हैं ये। इनका नक्शा देखिए चेहरे का, कितना प्यारा है ना। चलिए, मरियप्पन थंगावेलु ने किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता 2020 में? ये क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे वनडे एग्जाम में पूछे ही गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है उसमें। अगर आपने इसमें लिखा है ना पैरा एथलेटिक्स, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। पैरा एथलेटिक्स के लिए इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2024 जीता। और ये ऊंची कूद के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। मरियप्पन थंगावेलु के कोच कौन रहे हैं? सत्यनारायण, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। उन्होंने ही मरियप्पन को प्रशिक्षण दिया और इनको कहा कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं।
जब हम बात करते हैं तमिलनाडु में ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो सलेम जिला आपने नाम सुना होगा। और ब्राजील में जब री डी जेनेरियो में पैरालंपिक खेल हुए थे, उसमें पुरुषों के ऊंची कूद वाले मुकाबले भी हुए और उसमें इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है। और साथ में वरुण भाटी ने भी क्या है, इसमें कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था उस समय। तो ये कुछ बिंदु जो हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। आज इनका जन्मदिन है। अब पैरालंपिक की बात करते हैं, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है। इनका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ना 5 साल की उम्र के थे, 5 साल में इनको एक अपनी पूरी की पूरी टांग गंवानी पड़ गई थी। इनकी एक टांग भी नहीं है और फिर भी ये क्या है, ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं पैरा एथलेटिक्स में। ठीक है। और पूरी टांग किस वजह से गंवानी पड़ी, तो घर से बाहर कहा जाता है कि खेल रहे थे एक बार और बस ने उन्हें टक्कर मार दी और उस हादसे में इनकी दाईं टांग जो है घुटने के नीचे से बिल्कुल कुचली गई थी। अब उनका ये पूरा पैर जो है वो बेकार हो गया। फिर भी ये अपने हौसले बुलंद रखे हुए हैं और किस प्रकार से इन्होंने T42 ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जिताया था हमें, यानी कि 2016 में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जिताया और इनको फिर 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो मरियप्पन थंगावेलु, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनकी जयंती है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त के बारे में जब हम बात करते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 28 जून 1883 को हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे, वाराणसी, जिसे पहले क्या बोला जाता था, बनारस के नाम से जानते थे। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल को हुई थी 1944 को। किस वजह से प्रसिद्ध रहे, तो ये हमारे एक बेहतरीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, और कहा जाता है कि ये एक बेहतरीन पत्रकार भी थे। अब आपको इनके बारे में एक क्वेश्चन बताना है। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के बाद ये क्या है, कई बार जेल में भी गए थे। बताइए जल्दी से इनके बारे में, कथनों पर विचार करें। शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 28 जून 1883 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ये पॉइंट तो क्या लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है, शिव प्रसाद गुप्त हिंदी भाषा में छपने वाले दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी के संस्थापक थे। तो आप कहेंगे जी नहीं, इन्होंने हिंदी भाषा में छपने वाले दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी की स्थापना नहीं की थी। इनके न्यूज़पेपर का नाम था आज। आज नाम से न्यूज़पेपर आया करता था इनका, जो कि हिंदी में छपता था डेली। उस न्यूज़पेपर के ये संस्थापक थे। देश की स्वतंत्रता के लिए ये संघर्ष करने वाले एक बेहतरीन पत्रकार रहे, क्रांतिकारी रहे और कई बार इन्होंने जेल की सजा भी पाई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जहां पर इनका जन्म हुआ, वहीं पर इन्होंने भारत माता मंदिर का निर्माण किया। और इसके बारे में तीसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। पहला और तीसरा अगर आपने टिक किया है तो बहुत बढ़िया लिखा है। भारत माता मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रहा उस मंदिर के अंदर का फोटो। इस मंदिर में किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं लगी हुई है। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जब हम बात करते हैं, स्थापना तो इन्होंने करवाई, लेकिन इसका उद्घाटन फिर किसने किया था, उद्घाटन करने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी। इस मंदिर में किसी भी देवता की या फिर किसी भी देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ पर एक मानचित्र बना हुआ है, और वो भी कौन सा, राजनीतिक मैप नहीं है ये।
ये भौगोलिक मैप बना हुआ है। भूगोल किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। संगमर संगमरमर के टुकड़ों पर उकेरा गया है इस मैप को, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 20 लोग लगे थे जब इस भू मानचित्र को तैयार किया गया था। और ये जो मंदिर का बाहरी क्लेवर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये इसके लिए भी 25 शिल्पियों ने लगभग 5 साल कार्य किया था। तो एक बड़ा व्यवस्थित क्रम में इन्होंने कार्य किया। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पर चीजें बनी हुई है, संगमरमर के पत्थर पर ये उकेरा गया। इसका उद्घाटन कब किया गया था फिर महात्मा गांधी के द्वारा? ये बात है 1936 की, ठीक है। 1936 में इसका उद्घाटन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज का दिन क्या है? नरसिंह, इनका पूरा नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको पता ही है, नाम आपने बखूबी सुना होगा। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि इनकी जयंती है, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 28 जून 1921 को। मूल रूप से कहाँ के थे ये थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। और जब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, 23 दिसंबर 2004 को ही थी। जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक ये रहे थे। इनका ये कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इनको भारत रत्न दिया गया, आपको पता है ना। भारत रत्न कब मिला इनको? 2024 में ही मिला। 2024 में 5 हस्तियों को सम्मान मिला, जिनमें से एक नाम इनका भी आता है। 4 ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और एक वो हैं जो अभी जीवित हैं। टोटल 5 लोगों को मिला था, जिनमें से जो जीवित हैं उनका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे बहुत बार, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी मिला। इनकी एक रचना का नाम अगर मैं लिखूं, रचना का नाम है द इनसाइडर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ठीक रहेगा। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, इनके 4 नाम आपके सामने रखे हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे 1 मिनट में। बता दिया क्या? जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार। तो अगर आपने लिखा होगा सबसे पहले राजीव गांधी, उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर आता है नाम चंद्रशेखर का, और फिर नाम आएगा पीवी नरसिम्हा राव का, तो आपने बहुत ही बढ़िया आंसर का क्या है, चयन किया है। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में और जान लीजिए फोटो के माध्यम से। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन? राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी की जब बात करते हैं, ये कब से कब तक रहे थे? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? 6ठे नंबर के। जो हमारे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, अगर उनको नाम ऐड ना किया जाए तो ये हमारे 6ठे नंबर के
प्रधानमंत्री थे। उनके बाद में कौन बने, तो नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कब से कब तक रहे, तो ये रहे थे 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया था और इसकी वजह से इनको पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद में नाम आता है चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, समाजवादी जनता पार्टी से बिलोंग करते थे और ये 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने और कब तक रहे, 21 जून 1991 तक ये रहे थे चंद्रशेखर। फिर बारी आती है पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक ये रहे थे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, केवल एक वोट से सरकार गिर गई थी। 16 दिन वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम उनकी बात कवर करते होते हैं। आज चलते हैं जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जान लीजिए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है पीसी महालनोबिस। पीसी का मतलब क्या होता है, इनका नाम था प्रशांत चंद्र। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये नाम आपने बहुत बार सुना है, इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कोलकाता में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 28 जून 1972 को हुई थी, यानी कि आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। किस वजह से फेमस रहे, तो ये प्रसिद्ध हैं गणित के लिए, ये प्रसिद्ध हैं सांख्यिकी के लिए। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। आपको ये पता होना चाहिए कि इस भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस को दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के कारण जाना जाता है। वे भारत की आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार भी बने थे। औद्योगिक उत्पादन की तीव्र वृद्धि के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजना बनाई और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी और कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ, कोलकाता में ही क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए पीसी महालनोबिस के बारे में, गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जब हम बात करते हैं ये कब की बात है, ये बात है 17 दिसंबर 1931 की, जब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और कहा जाता है कि इस संस्थान की बाद में पूरे भारत में कई शाखाएं खुल गई। जैसे दिल्ली की बात करें, चाहे हम बात करें झारखंड की, झारखंड में गिरिडीह जगह पड़ती है, चेन्नई में भी बना हुआ है, कोयम्बटूर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, सभी जगह पर बने हुए हैं। और 1957 की जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर एक सांख्यिकी संस्थान बना हुआ है, उसका भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत से पुरस्कार इन्होंने जीते। 1944 में वेल्डन मेडल पुरस्कार इनको मिला। 1945 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो नियुक्त किया। 1950 में इन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और अमेरिका के इकोनोमेट्रिक सोसाइटी का ये फेलो भी बने। 1952 में पाकिस्तानी सांख्यिकी संस्थान का फेलो बनाया गया। इस प्रकार इनकी बहुत सी उपलब्धियां रही।
1957 में देवी प्रसाद सर्वाधिकार स्वर्ण पदक इनको मिला। अब हम चलते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आज इनकी भी क्या है, पुण्यतिथि है। इनका नाम है अमर गोस्वामी। एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए, एक अच्छे उपन्यासकार हुए। ठीक है, इनका जन्म 28 नवंबर 1945 को हुआ था और उस समय हमारा भारत आजाद नहीं था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, मुल्तान में। तो उस समय भारत का हिस्सा था मुल्तान, लेकिन अब की दृष्टि से देखा जाए तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, गाजियाबाद। और ये गाजियाबाद कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अच्छे राइटर थे ये। निम्नलिखित में से जो अमर गोस्वामी द्वारा लिखित रचना नहीं है वो आपको बताना है। अगर आपने लिखा होगा ना बुद्ध चरितम, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। बुद्ध चरितम अमर गोस्वामी के द्वारा लिखित नहीं है, तो फिर किसके द्वारा लिखित है, थोड़ा सा कहानी समझने का प्रयास करेंगे। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में तो सभी ने सुना ही है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, 78 ईस्वी में किया गया। किसके समय में किया गया था, सम्राट कनिष्क का नाम आपने जरूर सुना है। सम्राट कनिष्क कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्हीं का जब राज्याभिषेक करवाया गया था 78 ईस्वी में, उसी साल की बात है जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे, तो नाम आता है वसुमित्र का, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष की भूमिका कौन निभा रहे थे उसमें, उपाध्यक्ष, तो नाम आता है अशव घोष। दोनों ही बुद्धिज्म के अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। वसुमित्र ने भी रचना लिखी थी। इनके नेतृत्व में लिखी गई रचना का क्या नाम आता है, महाविभा सूत्र, महाविभा सूत्र। और अशव घोष के द्वारा दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक का तो नाम आता है बुद्ध चरितम, जो ऑप्शन में लिखा ही हुआ है, बुद्ध चरितम। ठीक है, और एक का नाम आता है सूत्रालंकार। ये रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं, अशव घोष के द्वारा रचित हैं। बाकी जो 3 पॉइंट लिखे हैं, अरण्य में हम, कल का भरोसा, उदास राघवादास, ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं, अमर गोस्वामी के द्वारा रचित हैं। अमर गोस्वामी ने और रचनाएं कौन कौन सी लिखी थी, थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे इन तीनों में। एक नाम आपने जरूर सुना है, भूल भुलैया। ठीक है, और इनकी एक रचना और थी, अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी दुनिया। और एक रचना इनकी और थी, धरती पुत्र नाम से। तो इस प्रकार की कई रचनाएं लिखी थी अमर गोस्वामी ने, लेकिन ए ऑप्शन टिक नहीं, मतलब गलत था, इस वजह से आपको ये टिक कर देना था। चलिए, एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए अमर गोस्वामी। इनकी आज पुण्यतिथि है। जिनका आज जन्मदिन है उनको बधाइयाँ, जिनकी जयंती है और पुण्यतिथि है उनको श्रद्धांजलि। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। सभी की क्लासेस जितनी भी हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करवा रखी हैं। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल के कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपने इस कक्षा को पसंद किया है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडू रोहित 24।